नमस्कार, मैं मुस्कान गंगराड़े हाजिर हूं आपके सामने हमारा खास कार्यक्रम लेकर रिपोर्टर डायरीज में। सबसे पहले हम बात करेंगे फरीदाबाद फाइनेंस कमेटी की, जिसका गठन हो चुका है। ऐसे में विकास की रफ्तार तेज होने वाली है। दूसरी खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है, जो कि एसआईआर को लेकर प्लानिंग में जुटी है। तीसरी खबर मोदी सरकार के कार्यकाल से जुड़ी है। 12 साल पूरे होने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपनी बात रखी और उपलब्धियों का बखान किया। चौथी खबर मौसम से जुड़ी है। हरियाणा में मौसम लगातार बदल रहा है, जिसके चलते जनता खुशहाल नजर आ रही है, क्योंकि भीषण गर्मी से राहत मिली है। इसके अलावा और भी खबरें होंगी जिस पर हम बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। केंद्र में मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे सेवा, सुशासन और विकास का स्वर्णिम अध्याय बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 12 सालों में भारत ने अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है और गांव से लेकर शहर तक विकास की नई तस्वीर सामने आई है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद यदि किसी प्रधानमंत्री ने सबसे तेज गति से काम किया है तो वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार मोदी सरकार के कार्यकाल में देश ने कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले देखे हैं, जिनमें धारा 370 को हटाना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि ये पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा को और अधिक गति से ये आगे बढ़ रही है तथा 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए देश लगातार आगे बढ़ रहा है। आज इस प्रेस संवाद में मोदी जी के 12 वर्ष सेवा, सुशासन का जो स्वर्णिम अध्याय रहा है, इन 12 वर्षों में भारत गति से बदला है। इन 12 वर्षों में भारत का ग्रामीण परिवेश बदला है। इन 12 वर्षों में हमारे शहर बदले हैं। हमने फिल्म डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से भी बदलते हुए भारत को देखा है। देश के लोगों ने पिछला जो 12 वर्ष का कार्यकाल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का रहा है, अपनी आंखों से भारत को बदलते हुए देखा है। ऐतिहासिक, मैं ये मानता हूं, आजादी के बाद अगर किसी प्रधानमंत्री ने इतनी गति से काम किया है, इतनी गति से भारत को बदला है, तो भारत मां का लाल नरेंद्र मोदी है। ऐसा नहीं है हर प्रधानमंत्री ने अपनी इच्छा शक्ति, अपनी ताकत, अपने सामर्थ्य के अनुसार काम किया है, परंतु मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल, ऐतिहासिक कार्यकाल, बदलते भारत का कार्यकाल, गति से बढ़ते हुए भारत का कार्यकाल, दुनिया में एक नई पहचान लेकर के आने वाले भारत का कार्यकाल इन 12 वर्षों में हमने देखा है। फरीदाबाद नगर निगम में लंबे समय से अटके विकास कार्यों को अब गति मिलने की उम्मीद है। सरकार की ओर से नगर निगम की फाइनेंस कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसमें मेयर, निगम आयुक्त और 2 पार्षदों को शामिल किया गया। कमेटी के गठन के बाद पार्षदों ने कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के आवास पर पहुंचकर उनका आभार जताया और सभी वार्डों में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य कराने का भरोसा दिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बड़ा बयान देते हुए कहा
कि नगर निगम में पिछले 10 वर्षों के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री और विजिलेंस डीजी को पत्र लिखा है। कहा कि यदि कहीं भी अनियमितता हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई तय की जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पारदर्शिता के साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। जो हमें जिम्मेवारी दी गई है हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी द्वारा, हमारे आदरणीय कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी द्वारा और हमारी मेयर, 1 साल से ज्यादा की जद्दोजहद के बाद अब नगर निगम फरीदाबाद की फाइनेंस कमेटी का गठन हुआ है और दोनों सदस्य हमारे साथ हैं, मनोज नासवा जी है और प्रदीप टोंगर है। नासवा जी, किस तरीके से देखते हैं पहुंचे मंत्री विपुल गोयल जी? देखिए, हमारे शहरी निकाय कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल जी का हम धन्यवाद करने के लिए यहाँ पे आए हैं, आदरणीय मेयर प्रवीण जोशी जी के नेतृत्व में। तो हम ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, अपने क्षेत्र के फरीदाबाद के निवासियों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम ईमानदारी के साथ, अपनी निष्ठा के साथ, जो सरकार ने, नायब सिंह सैनी जी ने, हमारे संगठन ने जो हमारे पे विश्वास जताया है, और उसमें हम खरा उतरने को। क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है? देखिए, फरीदाबाद के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो अगर देखें कि कहीं ना कहीं पानी का भाव रहता है, कहीं पानी खड़ा हो जाता है, तो वो पॉइंट नोट करके हम उन चीजों को क्लियर करवाएंगे। दूसरा सबसे बड़ी समस्या कूड़े की, तो सबसे बड़ी समस्या हम उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे, यही हमारी प्राथमिकता है। फाइनेंस कमेटी के लिए काफी जद्दोजहद रही, पिछले 14 महीने से लगातार कोशिशें जारी थी लेकिन नहीं बन पाई बात। अब किसको इसका श्रेय आपकी तरफ से? देखिए, ये श्रेय हम कोशिश तो क्या है कि लगातार हर चीज के, हर विकास के लिए, हर कार्य के लिए होती रहती है। तो संगठन ने आज जो डिसीजन लिया, जो गुटबाजी को कैसे देखें? नहीं, कोई किसी तरह की गुटबाजी नहीं है। ये संगठन का निर्देश होता है और सरकार का निर्देश होता है कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो किस तरीके से साथ लेके चलेंगे इनसे? सब साथ ही हैं, कोई किसी तरीके का कोई मतभेद नहीं है, और जो भी है विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई मतभेद या कोई नहीं है। सब लोग मिलके चलते हैं, पहले भी मिलके रहे हैं और अब भी मिलके रहेंगे। टोंगर साहब, किस तरीके से देखते हैं पहुंचे हैं मंत्री जी के पास? देखो, माननीय जो हमारे मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री जी है, जो हमारे मिनिस्टर है हमारे निगम के, तो माननीय मंत्री जी का हम यहाँ पहुंचे हैं स्वागत करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए कि आज उन्होंने एक कमेटी को माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्फत से और हमारे केंद्र के जितने भी हमारे अपने मिनिस्टर उनके मार्फत से सबके एक निर्णय लेके एक संगठन ने हम दोनों भाइयों को एक जिम्मेवारी दी है, और मेयर साहिबा के नेतृत्व में और मंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा विकास करेंगे फरीदाबाद का। फाइनेंस कमेटी पे लगातार आरोप लगते रहे हैं, किस तरीके से आगे काम होने वाला है? देखो, फाइनेंस कमेटी पे जो आरोप लगते होंगे वो पता नहीं उनका क्या था, पर जो अब फिलहाल फाइनेंस कमेटी हम चारों की होगी, मेयर साहिबा के साथ साथ और अपने कमिश्नर के साथ हम दोनों भाई होंगे। हम ये आपको विश्वास दिला सकते हैं कि पारदर्शिता से काम होगा, सबका विकास होगा, पूरे 46 के 40 वार्डों का विकास होगा। किसी को ये नहीं होगा कि द्वेष भावना से, और न ही हमारा यहाँ संगठन में कोई किसी से हम आपस में विचार भावना, हम द्वेष भावना रखते हैं। प्राथमिकताएं क्या रहने वाली? प्राथमिकता ये रहेंगी क्योंकि जो जल भराव है, सबसे पहले वो जल भराव नहीं होना चाहिए फरीदाबाद के अंदर। दूसरा, जो हमारा जो क्षेत्र एनआईटी का क्षेत्र और अपना बड़कल का क्षेत्र, जहाँ पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, आने वाले समय में वो पानी की समस्या का निवारण करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े बूस्टरों की वहाँ जरूरत है। जहाँ पर वो हमारे एमएलडी अगर बूस्टर बड़े हो जाएंगे तो वहाँ पर हमारी पानी की समस्या खत्म हो जाएंगी। उसके बाद जो हमारा कूड़े का काम है, जो हमारे डोर टू डोर जो काम है, जो टेंडर नहीं छूट रहा, उस टेंडर को अब पार्टी के निर्देश से उस टेंडर को बहुत जल्दी अब आप उसका वो छोड़ देंगे। और उसके बाद जो अभी हमारी सड़कें, जो हमारी गलियां, जिसमें भी विकास की जरूरत है वहाँ विकास करेंगे। जहां भी विकास की जरूरत होगी वहां विकास करे जाएगी। और सीधे तौर पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का आभार व्यक्त करने के लिए जो है यहाँ पर पहुंचे उनके निवास पर, और उनका आभार भी व्यक्त किया है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। करनाल में कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर अहम समीक्षा बैठक की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र के नेतृत्व में हुई इस बैठक में प्रदेश के 23 जिलों के जिलाध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों, कार्यकर्ताओं की भूमिका और पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत में राव नरेंद्र ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष की भूमिका को मजबूती से निभा रहे हैं और लगातार जनता से जुड़े मुद्दे भी उठा रहे हैं।
वहीं विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर कहा कि सभी मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए और बिना उचित प्रक्रिया के किसी भी व्यक्ति का वोट नहीं काटा जाना चाहिए। जोर देकर उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरी पारदर्शिता और नियमों के अनुसार होना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने बैठक में आगामी कार्यक्रमों और संगठन विस्तार की रणनीति पर भी मंथन किया। आमिरकरण की धरती पर हरियाणा कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, समीक्षा बैठक, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश राव नरेंद्र जी करेंगे। आइए उनसे बातचीत करते हैं, इस विषय पर क्या कहेंगे। आज करनाल पहुंचे समीक्षा बैठक लेने के लिए। देखिए, आज करनाल में मासिक बैठक जो हमारी होती है पूरे हरियाणा के जिला कांग्रेस अध्यक्षों की, उस बैठक के लिए आज करनाल के अंदर आए हैं और सभी हरियाणा के जिला अध्यक्ष पहुंचे हैं। पूरे महीने के दौरान में क्या क्या कार्य किया गया, उस सब की रिपोर्ट्स ये लोग प्रदेश कांग्रेस को और हमारे एआईसीसी के जो सह प्रभारी है जितेंद्र बघेल जी, उनको सौंपेंगे और भविष्य की जिम्मेदारी इनको टारगेट दिया जाएगा। जिसमें लगातार विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, चाहे हरियाणा कांग्रेस की बात करें, चाहे अन्य राज्यों की बात करें, तो आगे क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, आगे कांग्रेस सड़कों के ऊपर और तेजी से नजर आएगी, क्योंकि सरकार जो पहले भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करती थी, सरकार चोरी करती थी, अब सीट चोरी भी करने लग गई है। अभी आप देखा मीनाक्षी नटराजन जी की जो हमारी राज्यसभा की सीट थी, बहुमत होते हुए जानबूझ करके कैंसिल कर दी गया उनका फॉर्म, और ये मैं समझता हूँ एक तरह से डेमोक्रेसी का मर्डर है। लोगों का लोकतंत्र पर से विश्वास खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे के अंदर है। इसलिए कांग्रेस पार्टी चाहती है, राहुल गांधी जी चाहते हैं, खड़गे साहब चाहते हैं कि कांग्रेस के लिए हमारे कार्यकर्ता सड़कों पे आए और जनता जो दुखी है महंगाई से, नीट के पेपर लीक होने से, आत्महत्या कर रहे नौजवान, उसके लिए सबसे बड़ा है कि लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा। न केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बल्कि देश के सभी नागरिकों से अपील है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो जी एसआईआर शुरू हो गया हरियाणा में, अब 15 तारीख से स्टार्ट कर दिया गया, घर घर जाएंगे, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एसआईआर की हमारी कमेटी बन के मीटिंग हो चुकी चंडीगढ़ में। अब हमारी जिलों में और विधानसभाओं के अंदर BLA2 की ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं और बहुत जगह हो चुके हैं, अब भी जारी है, रोजाना कोई ना कोई है। कल भी हथीन में है, कहीं गुड़गांव में है, अलग अलग शहरों में है। हर विधानसभा के अंदर BLA2 की विशेष ट्रेनिंग कराई जाएगी और हम चाहेंगे सही वोट कटे ना, गलत वोट जुड़े ना। कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ता, उसके नेता, उसके सही पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष साहिबान, हमारे उम्मीदवार सभी मिलकर के ये प्रयास करेंगे कि वोट लिस्ट जो बने पारदर्शी हो, शुद्ध हो। धन्यवाद। जैसा कि आपने हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश राव नरेंद्र जी को सुना, उन्होंने कहा कि जो करनाल में समीक्षा बैठक हो रही है, दानवीकरण की धरती से शुरुआत होगी और विपक्ष अपनी अहम भूमिका हरियाणा में निभाता हुआ नजर आएगा। और देखा एसआईआर पर बात करी तो उन्होंने ऐसा कहा कि हमारी भी चंडीगढ़ में एक मीटिंग हुई है जो चुनाव आयोग के साथ, उन्होंने कहा है कि वो ऐसा कोई गलत वोट ना कटे और ना ही गलत वोट बने, जिसके चलते हम अपने जो BLO है उनमें भी लगाए जाएंगे। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार। हरियाणा में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। बीती रात प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है। गुरुग्राम, फतेहाबाद, सिरसा समेत कई इलाकों में तेज बारिश देखने को मिली, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। लेकिन इसी बीच मौसम विभाग ने आज के लिए भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही कुछ जिलों में ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कैथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत और सिरसा जैसे जिलों में भी मौसम खराब रहने की चेतावनी दी गई है। लगातार बदलते मौसम को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। किसानों को भी विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है ताकि फसलों को संभावित नुकसान से बचाया जा सके। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों तक यही स्थिति बनी रह सकती है। लोगों को बढ़ती गर्मी से जहां राहत मिली है, तो वहीं पर अब लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी देखी जा सकती है, क्योंकि बीते दिन हुई बरसात के बाद जहां तापमान 45 डिग्री के पार जा पहुंचा था, वो घटकर अब 29 डिग्री तक आ गया। तो जाहिर तौर पर जो है गर्मी से लोगों को राहत मिली और उमस भरी गर्मी से भी लोगों को निजात मिली है। अब ऐसे में मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो आने वाले अब लगातार कुछ दिनों में इस तरीके की बरसात होने वाली है। साथ ही साथ
तेज तूफान भी आने की संभावनाएं जताई जा रही है। बहरहाल जिस तरीके से लोग इस चिपचिपाती गर्मी से बेहाल होते नजर आ रहे थे, उनको अब इस गर्मी से राहत मिली है, तो जाहिर तौर पर अब लगातार लोग कहीं ना कहीं बाजार के लिए भी निकल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बाजार की बात करूं तो बाजारों के अंदर भी जो रौनक थी वो कहीं ना कहीं खो गई थी। अब लगातार तमाम जो लोग हैं वो घर से बाहर निकल रहे हैं और साथ ही साथ इस मौसम को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर। महेंद्रगढ़ में नेशनल हाईवे 152 डी पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बुचावास टोल के पास मनाली से जयपुर जा रही एक यात्री बस और ट्रक के बीच में जोरदार टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी भयावह थी कि बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 16 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो इधर सूचना मिलते ही पुलिस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। दुर्घटना के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर बताई जा रही है। पानीपत से इंसानियत को झकझोर देने वाली ये घटना सामने आई है, जहां 10 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार बच्चे को कथित तौर पर नशे की हालत में खेतों में छोड़ दिया गया, जहां से देर रात राहगीरों ने उसे देखा और तुरंत सामान्य अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि मामला चांदनी बाग थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अस्पताल में बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है और डॉक्टर्स की टीम उसका उपचार कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और संबंधित अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दस वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग को नशे की हालत में खेतों में फेंक दिया गया। चांदनी बाग थाने से संबंधित ये पूरा मामला। देर रात राहगीर सामान्य अस्पताल में नाबालिग को लेकर पहुंचे। सामान्य अस्पताल में बच्चे का उपचार किया जा रहा है, उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। शर्मसार कर देने वाली ये घटना, इंसानियत को झकझोर देने वाली ये घटना पानीपत से सामने आई, जहां पर एक 10 वर्षीय नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया और कुकर्म करने के बाद खेतों में नाबालिग को फेंक दिया गया। कुछ राहगीर वहां से गुजर रहे थे, जिन्होंने बच्चे की हालत देखी। बच्चे को सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर बच्चे का उपचार फिलहाल जारी है। डॉक्टर्स की टीम बच्चे की देखरेख कर रही है। हालांकि नाबालिग की हालत गंभीर बताई जा रही है, नाजुक बताई जा रही है। उपचार के प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं। चांदनी बाग थाने से संबंधित ये मामला पुलिस को सूचित किया गया है और पुलिस भी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो पानीपत से ये मामला सामने आया है, जहां पर एक 10 वर्षीय नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया। देर रात कुछ लोग सामान्य अस्पताल में बच्चे को लेकर पहुंचे। सामान्य अस्पताल में जहां पर बच्चे का उपचार जारी है, डॉक्टर्स के मुताबिक उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। चांदनी बाग थाना पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इसके पीछे कौन आरोपी है, आरोपियों की तलाश की जा रही है, क्योंकि बच्चे की हालत नाजुक है और उसे बेहद बुरी हालत में खेतों में फेंक दिया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। अब सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पूरे मामले में शिकायत दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश तेज कर दी है और जांच की जा रही है। इसके साथ ही नाबालिग बच्ची का उपचार भी सामान्य अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में किया जा रहा है। 10 वर्षीय नाबालिग के साथ ये बेहद डरा देने वाला भयावह मामला सामने आया, जहां पर पहले उसके साथ आरोपियों ने दुष्कर्म किया और इसके बाद उसे खेतों में फेंक दिया गया। कुछ लोग जिनकी नजर पड़ी बच्ची पर, उन्होंने बच्ची को सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर लगातार उपलब्धियां बताई जा रही हैं।
इसके साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी खास बातचीत की, उपलब्धियों को लेकर विस्तार से अपनी बात रखी। हरियाणा न्यूज से विशेष बातचीत में कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, बुनियादी ढांचे, गरीब कल्याण और जनहित की योजनाओं के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश को नई दिशा और नई पहचान मिली है। इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दलों के लिए परिवारवाद सर्वोपरि रहा, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा देश को प्राथमिकता दी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज पत्रकार वार्ता की है और साफ तौर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल बेमिसाल हैं उसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं मंत्री जी? देखिए, मोदी जी को 10 जून को देश में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इसका कारण है कि मोदी जी ने लगातार 12 साल राष्ट्र निर्माण के मिशन को लेकर काम किया है, यानी कि देश प्रथम, और उसी का नतीजा है कि आज देश के 80% हिस्से पर देश के लोगों के आशीर्वाद से आज एनडीए का शासन है। मोदी जी ने हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित किया है, लोगों के भरोसे को जीता है, गरीब का कल्याण किया है, अन्नदाता को सम्मान दिया है, अन्नदाता की किस्मत बदली है। इसीलिए लोगों का भरोसा लगातार मोदी सरकार पर बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस को क्यों नहीं पच पा रही है? कांग्रेस के पास ना नीति है ना नेतृत्व है, सिवा आलोचना करने के, मोदी जी को गाली देने के, भला बुरा कहने के, उनके पास कुछ नहीं है। वो हताश हैं, निराश हैं, जनता द्वारा ठुकराए हुए हैं, इसलिए अनर्गल आरोप लगाते हैं और जिसका कारण है कि बार बार जनता मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है। सबसे अच्छी बात क्या लगती है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री की सबसे अच्छी बात है देश प्रथम, गरीब का कल्याण, किसान का उत्थान और देश को विकसित भारत बनाना, ये मोदी जी की सबसे अच्छी बातें हैं। और सबसे बड़ी बात, इसी राष्ट्र निर्माण के लिए वो 12 साल से लगातार निरंतर बिना रुके बिना थके राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बिना थके और बिना रुके राष्ट्र निर्माण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं, ऐसा दावा केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से किया गया है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। केंद्रीय राज्य मंत्री और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।